अब ये इस चीज का फैसला कौन करेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट इस चीज के अंदर मुदाखलत करेगी? इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन का तो क्लेम एक जगह पर है। नहीं, अंदर की बात तो आपको पता है, वो हम इस तरह नहीं बता सकते ना। हम मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी चिड़िया ये कि बता बुनियादी तौर पर जो सवालात इस सारे मामले में पूछे जाने चाहिए इस तोशाखाना वाले रेफरेंस में और इमरान खान के ऊपर जो सवाल बनते हैं, अब वो कतई तौर पर ये नहीं कि उन्होंने घड़ी क्यों बेची, घड़ी कहां से आई और किस शख्स को बेची। जिस वजह से इमरान खान को पीनलाइज किया जा सकता है, जिसकी वजह से उनको नाअहल किया जा सकता है, वो मामला इलेक्शन कमीशन में है। और इलेक्शन कमीशन में क्यों है, कब जाकर इलेक्शन कमीशन एक्टिव होता है? क्योंकि तोशाखाना का कोई भी ऐसा मामला नहीं जिसका कोई खुद से कोई अदालती नोटिस लिया जाए या अदालत में मामला जो है वो इसके ऊपर चलाया जाए। इसके ऊपर हमेशा इलेक्शन कमीशन ही एक्टिव होता है। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन में जब ये दोबारा सियासतदान अपने कागजात नामजदगी जमा करवाते हैं तो वहां पर जो टैक्स रिटर्न्स जमा करवाते हैं वहां पर उन्होंने बताना होता है कि ये तहाइफ मैंने अपने पास रखे या मैंने बेचे और ये उनका रेवेन्यू और ये उनकी रिटर्न्स हैं। अब खान साहब के ऊपर जो मुद्दा है वो बड़ा सीधा है। वो इस तरह है कि खान साहब ने ये जो तकरीबन ग्राफ की घड़ी और जो दूसरी अशिया थी, ये $12 मिलियन ग्राफ के एस्टिमेट के मुताबिक, और इंटरनेशनल एक तंजीम है वो इस चीज को क्लेम करती है कि ये $12 मिलियन के एसेट से जो बेचे गए। अब बात यह है कि जो खान साहब ने डील की, अगर उमर फारूक से ही की मुबैना तौर पर, वैसे तहरीक इंसाफ इस चीज को डिनाई करती है, वहां पर $2 मिलियन की बात जो है वो शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में क्लियर हुई है। तो वो जो $2 मिलियन थे उनकी कोई ट्रांजैक्शन सबसे पहले वो इल्जाम लगाने वाले को साबित करना होगी। अगर वो इलेक्शन कमीशन में खुद अपीयर होता है या वो किसी अपने पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए किसी को वहां पर अपीयर करवाता है तो उसको सबसे बुनियादी तौर पर ये चीजें वहां पर देनी होंगी कि आई एम द बायर एंड दीज आर द थिंग्स, या ये वो ट्रांजैक्शंस हैं जिसके जरिए मैंने पैसे ट्रांसफर किए, या अगर मैंने कैश भी दिया तो वो बैंक की स्टेटमेंट दिखाना होगी। और फिर जो दूसरा बुनियादी सवाल बनता है कि अगर वही शख्स रियल बायर है और वाकई उस शख्स को बेची गई तो फिर ये जो $2 मिलियन थे, ये रकम कहां गई? ये पाकिस्तान में वापस आई? अगर पाकिस्तान में वापस नहीं आई तो ये एक बहुत सीरियस एलिगेशन बनता है कि वो रकम फिर कहां गई और इसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के चार्जेस भी लग सकते हैं। ये एक जो है रेड जोन बनता है इमरान खान के ऊपर। लेकिन अगर खान साहब ये क्लेम करते हैं कि मैंने इस्लामाबाद के एक जो है वो बायर को ये चीजें बेची, और तो फिर बात जो है वो थोड़ी मुख्तलिफ हो जाती है। अगर उसको बेची तो खान साहब के पास उस चीज की ट्रांजैक्शन, उस चीज की जो है वो सबूत मौजूद होंगे और वो रियल जो चीजें थी फिर वो उस शख्स के पास होनी चाहिए। या फर्ज करें अगर उमर फारूक के पास भी हैं तो ये भी सवाल जो है बुनियादी तौर पर क्लियर करना जरूरी है कि क्या उस शख्स ने उमर फारूक को बेची, और फिर इन दोनों का कोई जो कनेक्शन है वो भी सामने लाना जरूरी है। अब बात करते हैं इलेक्शन कमीशन कहां पर जाकर एक्टिव होती है। वो ये कि जब मामला $2 मिलियन का है, 28 करोड़ यानी पाकिस्तानी रुपए बनते हैं, तो इलेक्शन कमीशन में 5 करोड़ 80 लाख रुपए क्यों शो किए गए हैं? हसाम दुरानी साहब हमें दोबारा प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दुरानी साहब कंटिन्यू कीजिएगा जो आप बात कर रहे थे, जो इवैल्यूएशन के हिसाब से थी, जो इलेक्शन कमीशन में अभी असल मामला उठने वाला है। देखिए, जैसे मैंने आपसे पहले बात की थी कि वो जो मैं बात कर रहा था कि इवेल्युएट कौन करता है इवेल्युएट तो गवर्नमेंट करती है या वो बंदा करता है जो कि सेल कर रहा है, ठीक है। बायर जो होता है वो तो उस तरह वैल्यूएशन पे अगर हम जाते हैं तो वो हम जो सेलर होता है वो आपको पता है मार्केट चीज जब सेल होने के लिए जाती है तो वो कहता है यार मार्केट में जिससे मजबूत चीज की वो कुछ चीज कोई भी चीज बेचते हैं तो वो उसको पहले इवैल्यूएट होती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि थर्ड पार्टीज भी होती हैं जो कि ये काम कर रही होती हैं। लेकिन अगर हम इसमें इस केस के अंदर हम देखते हैं तो इस केस के अंदर इशू ये नहीं है कि चीज सेल हुई है, इशू ये हुआ है कि चीज जो है वो सेल उसकी इवैल्यूएशन ठीक नहीं बताई गई, यही आपका पॉइंट? हाँ जी, ठीक, हाँ, असल मसला ये। सर कंटिन्यू कीजिएगा, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। जी अब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, क्लियर। अच्छा, बात ये थी कि उसमें असल प्रॉब्लम ये है कि जो इशू है वो ये है कि आपने इवैल्यूएशन उसकी गलत की है। अगर उसकी इवैल्यूएशन गलत की है वो अब आप देखें, अगर जो चीजें इससे पहले तक सेल होती रही है या उससे पहले जो चीजें हम उसको देखते रहे हैं तो उनकी प्राइस के ऊपर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आया या कोई उसके ऊपर इशू नहीं उठा। हाँ
सर लेकिन ये कानून है हमारा, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट तो सभी पर पड़ेगा। अगर इसकी इवैल्यूएशन ठीक हुई है और इसके ऊपर सवालिया निशान खड़ा होगा तो फिर ये तमाम जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई और इससे पहले जितनी भी तोहफों की जो इवैल्यूएशन थी वो सभी इन क्वेश्चन आ जाएंगी। जी बिल्कुल, देखें होना यही चाहिए। देखें बात सुने, जो एहतसाब है या जो कानून है वो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। ये किसी किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, ये कहीं पे भी नहीं होना चाहिए कि इमरान खान साहब के लिए रिलैक्सेशन होनी चाहिए या इमरान खान साहब को उसको फंसा लेना चाहिए और बाकी किसी को छोड़ देना चाहिए, या किसी को फंसा कर किसी को और को छोड़ देना चाहिए। कानून का मतलब, वो कहते हैं ना कि कानून अंधा होता है, तो कानून अंधा किस वजह से होता है? ये आप कानून के तालिब इल्म है और आप एक बतौर एक लॉयर आप ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं कि ये इश्यूज क्या हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अगर आप इन चीजों को अगर हम देखते हैं तो अगर ये जो साहब हैं जो कि दुबई में हैं और नॉर्वे के एक बंदे हैं जो कि वहाँ के रेजिडेंट हैं और दुबई में अपना बिजनेस कर रहे हैं, एग्जैक्टली सिटीजन है। दुरानी साहब बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं जिस तरफ, क्योंकि मेरे पास मुख्तसर वक्त है तो मैं गुजारिश करता हूँ आपसे को इसको जरा शॉर्ट कीजिएगा। जो बुनियादी सवाल है वो खान साहब के बेचने या बेचने का नहीं, जिस तरह आपने बताया कि इवैल्यूएशन का है और वो इवैल्यूएशन करने वाले लोगों का है, तो क्या उनको जो है इसके ऊपर शामिल तफ्तीश किया जाएगा? और दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन के अंदर जो असल मामला है नाअहली का वो टैक्स रिटर्न्स का है सर। जो गोशवारे जमा करवाए गए हैं 5 करोड़ 80 लाख के ऊपर, इसके ऊपर का है और वो वही यकीनी तौर पर इवैल्यूएशन के साथ उसका लिंक है। तो ये यकीनी तौर पर इसकी इन्वेस्टिगेशन तो होगी और अगर खान साहब इन चीजों की रसीदें सच्ची झूठी पेश कर देते हैं तो इसको वेरीफाई करने का क्या तरीका कर इलेक्शन कमीशन के पास? वो कोई ट्रायल तो नहीं कर सकती। यहाँ पे सबसे नहीं, देखें नो डाउट इलेक्शन कमीशन जो है वो ट्राई नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे एक जो सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन के अंदर इसका जवाब है कि झूठी और सच्ची रसीदें। देखें खान साहब का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि खान साहब ने जो अपना जो टैक्स रिटर्न जमा करवाया 2019 का, 2020 का, 2021 का, 2022 का, 2018 में तो खैर उन्होंने जमा करवाना था, उसके अंदर किसी के अंदर भी उन्होंने ये नहीं लिखा कि मैंने फलां चीज को सेल करके उसके पैसे मैंने यहाँ पे ऐड करवाए हैं। इंपॉर्टेंट, आपको ये इंपॉर्टेंट जी सर। हाँ, उन्होंने ये कहा कि जी उन्होंने ये कहा कि जी मेरी ज़रूरी ज़मीन थी या मेरे पास एक फलां लैंड थी जो कि मैंने सेल आउट की, तो इस वजह से मुझे गेन कैपिटल मुझे इतना हुआ जिस वजह से मेरे जो इस दफ़ा जो टैक्स है वो मैंने 1 करोड़ के रुपए के करीब जो है ना मैंने टैक्स जमा करवा दी। ठीक है, गुड इनफ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर अगर फर्ज करें ये घड़ी अगर 30 लाख की या 30 करोड़ की या 30 करोड़ डॉलर की भी अगर बिक जाती है तो हमें इससे कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि आपने वो अपने टैक्स रिटर्न के अंदर पैसे आपने शो करवाए कि ये मैंने चीज सेल की थी। आज तक खान साहब के जो टैक्स रिटर्न जितने भी जमा हुए हैं उसके अंदर किसी के अंदर भी ये चीज शामिल नहीं है कि उन्होंने घड़ी बेची, उन्होंने कलम बेचा, उन्होंने कफलिंग नहीं सर, ये बड़ा क्लियर है। खान साहब ने जो अपनी रिटर्न स्टेटमेंट जमा करवाई थी वहां पर ये बाज़ाब्ता तौर पर क्लियर है कि ये फरोख्त होने वाली अशिया की आमदन 5 करोड़ 80 लाख रुपए उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न में शो करवाए थे। जी 5 करोड़ 80 लाख रुपए, लेकिन 5 करोड़ 80 लाख रुपए से होता ये है कि अब वो कब जमा करवाए उन्होंने? 2019 में। जी सर बिल्कुल सर मैं इसमें चीज ऐड कर देता हूँ। 2019 में टैक्स एमनेस्टी आपने स्कीम पाकिस्तान के अंदर लेके आए और फराह गोगी साहबा ने 33 करोड़ रुपए शो करवा के टैक्स एमनेस्टी ली थी। और ये वही अमाउंट है जो कि इस घड़ी और कफलिंग और इस जो है आपका जो पेन है जिसके ऊपर दुरानी साहब देखें, अब बात तो फिर फैलती जाएगी ना, बात तो किसी तरफ लगानी है। अब ये इस चीज का फैसला कौन करेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट इस चीज के अंदर मुदाखलत करेगी? इलेक्शन कमीशन का तो क्लेम एक जगह पर है और ये तोशा खाना की इवैल्यूएशन का मामला एक जगह पर है। देखें बात सुने अब हमजा, आप और मैं कौन होते हैं बात को किसी एक जगह पे लगाने वाले? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप और मैं जो है, आपका काम है सवाल पूछना, मेरा काम है उस पर तज्जिया करना, या जो खबर मेरे पास है मेरे रिसोर्सेज से, मेरे सोर्सेज जो खबर मुझ तक पहुंचती है उसको एवेल्युएट करना मेरा काम है। आपका और मेरा काम आपकी बात बजा है, मुझे मुख्तसर बता दीजिए कि आप क्या देख रहे हैं, फोर्स क्या कर रहे हैं, आपके अंदर की बात क्या है, मुझे मुख्तसर बता दीजिएगा। मेरे पास जो है वो मैंने क्लोजिंग पर जाना है। नहीं, अंदर की बात तो आपको पता है, वो हम इस तरह नहीं बता सकते ना। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी चिड़िया ये कि बता दें, कोई बात नहीं। आप देखें, आप बता सकते हैं, आपका तज्जिया बड़ा कारआमद होता है, बताइएगा। अब बस आप ये समझ लें कि जो हैंडलर्स थे या जो सहूलतकार थे वो थोड़े काफी मुश्किल में आ रहे हैं। तो और इसके अंदर खान साहब सर देखें, डेफिनेटली खान साहब जो हैं वो देखें किसी के कंधे पर बंदूक चल जाएगी। हाँ बिल्कुल ऐसे होगा जैसे इससे पहले भी हो चुका है। जहांगीर तरीन खान साहब का केस जो आपके सामने है, और आप मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं कि वो नाहल खान साहब क्यों हुए थे, अपना जहांगीर तरीन क्यों हुए थे। जी सर।
सर लेकिन ये नाअहली का भी मामला सुप्रीम कोर्ट में जो आर्टिकल 62-63 का मामला है वो भी ज़ेर गौर है, तो ये अब मुझे लगता है कि ये सारा मामला क्योस के बाद होम्योपैथिक होने वाला है, जिसका कोई फायदा या नुकसान नहीं होगा, एक फजूल किस्म की एक्सरसाइज की जाएगी। दुरानी साहब मेरे पास जो है मुझे क्लोजिंग पर जाना है, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, हस्साम दुरानी साहब तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे और वो भी ये चीज़ को समझते हैं कि खान साहब की तरफ से यकीनी तौर पर कुछ लीगल मिस्टेक्स ज़रूर हुई होंगी, एथिकली जो भी उन्होंने किया, लेकिन कानून ने अपना रास्ता खुद बनाना होता है। इलेक्शन कमीशन अब ये बात को उठाता तो है, लेकिन तोशाखाना में ना वो ट्रायल कर सकता है, ना वो दोबारा से इवेल्यूएशन मुकर्रर कर सकता है। मेरा तोहफा था, मेरे पास था, मैं उसको 10 करोड़ का बेचूं, मैं उसको 2 करोड़ का बेचूं, वो भी मेरी सवाबदीद थी। तो मुझे लगता है कि खान साहब के ऊपर ये मामला एक बगैर फ़ायदे बगैर नुकसान के ख़त्म होने वाला है। पब्लिक मोमेंटम को शायद कुछ फ़र्क पड़े, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपने मेज़बान हमजा इश्तियाक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।